Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Biology Govind Sai. Today's topic is gene expression. In this chapter, translation, transcription and replication. सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के 3 टॉपिक थे जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये सभी एक्टिविटीज जीन एक्सप्रेशन पर बेस्ड होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए से प्रोटीन तक आने का जो उसका पाथ है, मार्ग है, वो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के इन टर्मों के बेस पर है। आज का यही टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, जीन एक्सप्रेशन। टॉपिक्स है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन किस प्रकार से इन एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको ये किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। इन सब के बारे में जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हमें बताता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में कुछ माइनर डिफरेंस है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हम यूकैरियोट्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे। जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाली ये क्रियाएं हैं, तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू ए वेरी ब्रॉड टर्म। जीन जो एक्सप्रेशन की है रेगुलेशन प्रोसेस, ये बहुत बड़ी टर्म है। इट मे अकर्स एट वेरियस लेवल, ये कई स्तरों पर संपन्न होती है ना, एक स्तर पर होने वाली प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन सीधे डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, एक स्टेप हो गया ये ट्रांसक्रिप्शन का, नहीं, ये कई स्टेप पर प्रोसीड होने वाली प्रोसेस है। इट रिजल्ट, और इसका फाइनली रिजल्ट क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। जीन रेगुलेशन का जो फाइनली रिजल्ट है, इट मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं एंजाइम का फॉर्मेशन, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। तो इट कंप्लीटली हमें समझ में आया कि फाइनली जीन रेगुलेशन का रिजल्ट क्या है, प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन, और ये कई लेवल पर होने वाली प्रोसेस है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर ये 4 लेवल पर इट कैन टेक प्लेस एट 4 लेवल्स पर प्रोसीड होने वाली प्रोसेस है। डीएनए से एट फर्स्ट डीएनए मेक एमआरएनए, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए मेक्स एमआरएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट लेवल क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। पहली प्रोसेस क्या हो गई इसकी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के फॉर्मेशन के दौरान जीन रेगुलेशन होता है। पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, वो किस प्रकार से एमआरएनए को प्रोसीड करती है, ये हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन भी जीन रेगुलेशन, यानी जीन के द्वारा रेगुलेट होने वाली प्रोसेस है। सेकंड है प्रोसेसिंग लेवल। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा पिछले वीडियोज में देखे ना, कि जो एमआरएनए फॉर्म होता है, ये एमआरएनए ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, नॉन फंक्शनल एमआरएनए होता है इन यूकैरियोटिक सेल। जो एमआरएनए प्रोसीड होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, या यूं कह सकते हैं कि ये नॉन फंक्शनल रहता है। जब इसको फंक्शनल एमआरएनए बनाना होता है तो कुछ प्रोसेस से ये अंडरगोज होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग के ड्यूरेशन, ये जो एमआरएनए है इसके अंदर से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है,
या यो कह सकते हैं कि जीन के कुछ पार्ट रहते हैं जो नॉन फंक्शनल रहते हैं, इनको रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग एंड। इसके अलावा जो अनदर महत्वपूर्ण काम है वो है कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग ये सारे हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेकेंड लेवल जीन रेगुलेशन का कौन सा हो गया? प्रोसेसिंग लेवल, यानी जो एमआरएनए प्रोसीड होता है उस एमआरएनए को फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है वो भी जीन के द्वारा कंट्रोल होने वाली प्रोसेस है। तो सेकेंड प्रोसीजर हो गया प्रोसेसिंग लेवल, या हम ये कह सकते हैं स्प्लाइसिंग। थर्ड, ये सारी प्रोसेस यूकेरियोट्स के अंदर किस में कंप्लीट होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, इट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही एमआरएनए प्रोसीड होता है और यहीं पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल न्यूक्लियस के अंदर होने वाली प्रोसेस है। बट हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सेपरेशन नहीं होता है इन कंपार्टमेंट के। तो सेकंड स्टेप हो गया जो फॉर्म एमआरएनए है, एमआरएनए फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हुआ है वो कहां से ट्रांसफर हो गया? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो सेकंड स्टेप यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। यानी थर्ड लेवल जो जीन के जरिए रेगुलेट होता है, जीन्स के जरिए रेगुलेट होता है, वो ये है कि जो प्रोसीड एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगी। और नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट मींस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलवेज साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसीड होती है। तो लास्ट वाली है ट्रांसलेशन लेवल। इस लेवल में क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यूं हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकेरियोट्स के अंदर, ये यूकेरियोट्स का है, यूकेरियोट्स के अंदर 4 लेवल्स पर जीन रेगुलेट होते हैं। यानी जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 4 लेवल्स पर प्रोसीड होता है। एट फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट पर। और फोर्थ है ट्रांसलेशन। तो इन 4 लेवल्स पर यूकेरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन होता है, यानी जीन के जरिए ये रेगुलेट होने वाली प्रोसेस है। बट अगर हम इन सबको किसके अंदर ऑब्जर्व करें? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो यू में अगर हम बात यूकेरियोट्स की करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल है और यूकेरियोट्स की सेल है उनमें मेन डिफरेंस क्या है? इट इज यूकेरियोटिक सेल एंड इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी उसका जो डीएनए मटेरियल है उसके टच रहता है जनरली। तो ये प्रोसेस खत्म हो गई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की, है ना। और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है वो भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है। पिछले वीडियोज के अंदर या पिछले क्लासेस के अंदर हमने देखा है, क्योंकि स्प्लाइस जो जनरली आरएनए फॉर्म होते हैं वो फंक्शनल एमआरएनए होते हैं, इसलिए स्प्लाइसिंग प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है और ट्रांसफर भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स के अंदर सेपरेट नहीं होता है, तो इसलिए सेकंड लेवल पे नहीं होता है। इट मींस प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो कितने लेवल पर होगा? सिंपली 2 लेवल्स पर ही होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशन। तो ये दोनों समझ में आए होंगे आप लोगों के कि जीन रेगुलेशन की जो प्रोसेस है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कितने लेवल्स पर प्रोसीड होती है। तो यूकेरियोट्स के अंदर हमने देखा कि ये 4 लेवल्स पर प्रोसीड होती है। एट फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्प्लाइसिंग, थर्ड ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ लेवल ट्रांसलेशन, जिसके अंदर फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। जीन रेगुलेशन यही तो है, फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन इट मींस एंजाइम का सिंथेसिस। जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन के अंदर फाइनली जो प्रोजेक्ट है
सॉरी फाइनली जो प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस किस पर हो गया? ट्रांसलेशन पर हो गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होता है, एक ही कंपार्टमेंट रहता है, इसलिए स्प्लाइसिंग और ट्रांसफर ये दोनों स्टेप्स नहीं पाए जाते हैं। तो यू में या आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है वो 2 लेवल्स पर ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके लिए जो फेमस मॉडल था वो था लैक ऑपेरेंट। इसको समझने के लिए हम एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको जैकब एंड मोनार्ड ने प्रोसीड किया था। लैक ऑपेरेंट, लैक की फुल फॉर्म है लैक्टोज। किस प्रकार से जीन रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लैक ऑपेरेंट मॉडल को हम डिस्कशन करेंगे, जिसको किसने प्रोसीड किया था? जैकब एंड मोनार्ड ने। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद जैकब मोनार्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया था उस मॉडल का नाम है लैक ऑपेरेंट मॉडल। ये इसको जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में प्रपोज किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपेरेंट मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1961 बाय फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यूब मोनार्ड। शॉर्ट में इसको जैकब मोनार्ड भी कहते हैं। लैक ऑपेरेंट मॉडल को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जैकब मोनार्ड। जनरली यही नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा शॉर्ट में, जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। ये जो मॉडल हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे, आपको पता भी चल जाएगा अभी। लैक जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, या इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं लैक्टोज। ये डाइसैकेराइड है। लैक का फुल मीनिंग है लैक्टोज, जो कि डाइसैकेराइड्स है जो एंजाइम की प्रेजेंसी में ब्रेकडाउन हो जाती है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करती है। अभी जब हम इस मॉडल को 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे तब ये हमें समझ में आ जाएगा। लैक ऑपेरेंट जो मॉडल है, जनरली जो ऑपेरेंस मॉडल है ये 2 टाइप्स के रहते हैं। एक मॉडल इंड्यूसिबल होते हैं और अनदर मॉडल रिप्रेसिबल। हम जो मॉडल डिस्कशन करेंगे लैक ऑपेरेंट वाला वो इंड्यूसिबल मॉडल डिस्कशन करेंगे, आपके है नहीं है। रिप्रेसिबल ऑपेरेंट मॉडल आपके सिलेबस के अंदर ओनली जो लैक ऑपेरेंट मॉडल है वही दिया हुआ है, और लैक ऑपेरेंट मॉडल किससे रिलेटेड है? इंड्यूसिबल। ट्रिप्टोफैन जो मॉडल है वो रिप्रेसिबल मॉडल है, जो कि आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना भी नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो लैक ऑपेरेंट मॉडल ही इंड्यूसिबल मॉडल है, क्योंकि यहां पर जो सबस्ट्रेट है लैक्टोज वो जीन रेगुलेशन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करता है, इंड्यूसिबल करता है, यानी रिप्रेस नहीं करता है, इट इज पॉजिटिवल। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग समझना ऑपेरॉन, कि यहां पर जो ऑपेरॉन है वो क्या है। इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन प्रोसेस 2 स्टेप्स पर होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इन्हीं दोनों स्टेप्स के बारे में समझने से पहले हम इस ऑपेरॉन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या होता है ये ऑपेरॉन? एक्चुअली में ये जीन्स का पूरा एक ग्रुप है जो कि मिलकर के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑपेरॉन, ये आप लोगों को 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल जीन है, इट इज स्ट्रक्चरल जीन, O फॉर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर। ये I है जो रेगुलेटरी जीन होते हैं, यहां पर ये रिप्रेसर को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑपेरॉन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है रेगुलेटरी जीन का, प्रमोटर जीन का, ऑपरेटर जीन का एंड स्ट्रक्चरल जीन का। हम ऑपेरॉन के अंदर जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उसमें 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ये चित्र मैंने इसलिए दिखाया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऑपेरॉन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ऑपेरॉन इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का सेगमेंट है, यानी कि जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है वो क्या है? डीएनए दैट कंप्राइज 1 या मोर एड्रेस एंड स्ट्रक्चरल जीन
फाइनली जो स्ट्रक्चरल जीन है प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन है A, Y, Z। कितने स्ट्रक्चरल जीन है? 3 स्ट्रक्चरल जीन है जिनका अलग अलग एंजाइम फॉर्म करते हैं। तीनों अलग अलग एंजाइम फॉर्म करते हैं। पिछली क्लास का याद करो, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये जीन है वो कौन? सिस्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था हमने कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो डीएनए सेगमेंट होते हैं वो सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। जो 2 टाइप्स के हमने डिस्कशन किए थे, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर 3, इट मीन्स ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है। मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर तो ओनली यहाँ पर 1 स्ट्रक्चरल जीन होता और बनने वाला जो प्रोटीन्स होता या पॉलीपेप्टाइड होता वो ओनली सिंगल ही होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो प्रोसेस डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सिस्ट्रॉन जीन्स रहती है उसके अंदर मोर देन स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। इट मीन्स ये पॉलीसिस्ट्रॉन्स है। तो ये ग्रुप हो गया ऑपेरॉन्स। किस किस का ग्रुप हो गया? स्ट्रक्चरल जीन का, ऑपरेटर जीन का, प्रमोटर जीन का एंड रेगुलेटरी जीन का। तो ऑपेरॉन क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट्स है, या यूं कह सकते हैं इट इज ए ग्रुप या कंप्राइज ऑफ 1 या मोर स्ट्रक्चरल जीन। बन तो किसके अंदर होंगे? यूकेरियोट्स के अंदर। 1 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट इन ओनली यूकेरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के अंदर मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चरल जीन है? लैक अपेरेंट मॉडल के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन है जिनका नाम है A, Y, Z। Z प्रोसीड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को, Y फॉर्म करता है परमिएज एंजाइम को, और A जो जीन है वो बनाता है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के कि इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं? 3 है। एंड ऑपरेटर का जो मेन फंक्शन है ये ऑपरेटर इट इज प्रोमोटर। ये जो ऑपरेटर है ये बाइंड होता है किससे? रिप्रेसेबल से। जो रेगुलेटरी जीन है वो प्रोटीन को प्रोसीड करेगी, यानी ये जो प्रोटीन है ये रिप्रेसर नेचर की है, तो ये कहां पर बाइंड हो जाएगी? ऑपरेटर पर बाइंड हो जाएगी और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगी। रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन इन दोनों लेवलों पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस होती है। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन भी एंजाइम का फॉर्मेशन करती है और स्ट्रक्चरल जीन भी एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, बट दोनों अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग है। स्ट्रक्चरल जीन जो एंजाइम प्रोसीड करती है जिसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज। रेगुलेटरी जीन यहाँ पर ये रिप्रेसेबल एमआरएनए बनाती है। रिप्रेसेबल एमआरएनए क्या करेगा? ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगा। जब यहाँ पर कौन एब्सेंट है? इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है यहाँ पर? लैक्टोज। यानी ये प्रोकैरियोट्स के अंदर और एग्जांपल है यहाँ पर ई कोलाई। इस बात का ध्यान रखें। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोसेस को डिस्कशन कर रहे हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर जो रेगुलेटरी जीन है ये आई है। आई का मतलब होता है इनहिबिटर, मतलब स्टॉप करने वाला। तो ये इनहिबिटर रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म करता है और रिप्रेसर एमआरएनए जो रिप्रेसर बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है, एंजाइम होता है, वो बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ में जब लैक्टोज एब्सेंट है। और जब ये लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा, यानी ये स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रमोटर, ये तो हम अच्छे से पढ़े ही हैं। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ा था मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, P4 पॉलीमरेज है ना, और P4 प्रमोटर। यानी यहाँ पर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बाइंड होगा प्रमोटर के साथ। ट्रिक्स को कभी मत भूलना जिससे आप लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके साथ बाइंड होता है? प्रमोटर के साथ बाइंड होता है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा, लेकिन ये रिप्रेसर कहां पे बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर के साथ, तो ये कोई काम ही नहीं करेगा। यहां से ऑपरेटर से किसको हटाना पड़ेगा? रिप्रेसर को, और इसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? इंड्यूसर।
इंड्यूसर कब आएगा? जब मीडियम में प्रेजेंट होगा। जब मीडियम के अंदर इंड्यूसर यानी इंड्यूसर के रूप में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो है वो यही है, इन प्रेजेंस ऑफ ए इंड्यूसर, यानी मीडियम में जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? इंड्यूसर ये रेगुलेटरी जीन ने जिसने रिप्रेसर को बनाया इसको इनएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? इसको इनएक्टिव। रिप्रेसर इसके साथ बाइंड हो जाएगा, यानी लैक्टोज इसके साथ बाइंड होगा। अब ये रिप्रेसर है, लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाएगा, तो फिर ये रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा ऑपरेटर के साथ, और पॉलीमरेज जो एंजाइम प्रमोटर से बाइंड हुआ है वो फिर फाइनली स्ट्रक्चरल जीन से प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। तो नेक्स्ट है प्रमोटर। ये क्या साइट रहती है? जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। एंड ए रेगुलेटरी जीन, लैब ऑपरेंट के अंदर जो रेगुलेटरी जीन है वो इनहिबिटरी नेचर की है, यानी स्टॉप नेचर की है। ये जो प्रोटीन या एंजाइम प्रोसीड करते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो ये 1 by 1 आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, इनके फंक्शंस क्या है एक बार फिर समझ लीजिएगा। आगे हम इस प्रोसेस को समझेंगे। स्ट्रक्चरल जीन का मेन फंक्शन लैब ऑपरेंट के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन रहती है, जिसमें जेड स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को फॉर्म करती है, वाई जीन परमिएज एंजाइम को फॉर्म करती है, ए स्ट्रक्चरल जीन ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को फॉर्म करती है। ऑपरेटर इज द बाइंडिंग साइड ऑफ द रिप्रेसर। जो ऑपरेटर रहती है वो रिप्रेसर की बाइंडिंग साइड होती है, और जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन, यानी जीन रेगुलेशन प्रोसेस स्टॉप रहता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही क्रियाएं बंद रहती है। प्रमोटर इट इज बाइंडिंग साइड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से ही बाइंड होता है। दैट रेगुलेटरी फॉर्म रिप्रेसर एमआरएनए, और रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाता है? रिप्रेसर, जो कि ये रिप्रेसर किसके साथ बाइंड होता है? ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है, और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ये ऑपरेंड का मतलब है। अब इसमें हम 1 by 1 जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ये तो हमने बताएंगे आप लोगों को कि जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंड। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई कंपोनेंट्स इसी के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंड। भाई हम 1 by 1 को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन समझ में आ गया? रेगुलेटरी जीन जिसको हमने किससे डिनोट किया है? आई से। इट मींस आई का मतलब क्या है? या इनहिबिटर नेचर की है ना, आई मींस इनहिबिटर। इट मींस जो रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी, रिप्रेसर एमआरएनए, और ये रिप्रेसर एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या बनाएगा? ये रिप्रेसर। ये रेगुलेटरी जीन का फंक्शन है। रेगुलेटरी जीन का मेन फंक्शन क्या होगा? ये दिख रहा है आप लोगों को हल्का नीला कलर का। ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाती है, और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है, और ये फिर फाइनली ये रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो गया? ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया। और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर पाता है ट्रांसक्रिप्शन को, और ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाती है। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये सब कब कंप्लीट होता है? ये कब होता है? जब मीडियम के अंदर लैक्टोज एब्सेंट रहता है, क्योंकि लैक्टोज आने के बाद तो इसको इनएक्टिव कर देगा। अभी ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है रिप्रेसर। पहला स्टेप यही था, इन एब्सेंस ऑफ ए इंड्यूसर। इंड्यूसर यहां पर कौन है? लैक्टोज है ना।
यानी लैक्टोज जब मीडियम के अंदर आ जाएगा तब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट रेगुलेटरी जीन जो कि इन बीटा नेचर की रहती है, इट मींस ये रिप्रेसर एमआरएनए को फॉर्म करती है और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर बनाता है और ये रिप्रेसर फाइनली किसके साथ बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर के। इस बात का ध्यान रखें, यानी रिप्रेसर हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, ऑपरेटर के अंदर। और कब बाइंड होगा, जब मीडियम के अंदर लैक्टोज एब्सेंट होगा। और लैक्टोज एब्सेंट होगा इट मींस यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस नहीं होगी। सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन। सेकंड कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑपेरॉन। तो इन प्रोकैरियोट्स कितने स्ट्रक्चरल जीन है, 3, जेड वाई ए। जेड स्ट्रक्चरल जीन है, ये डीएनए का पार्ट है, ये दोनों डीएनए के पार्ट है। जेड स्ट्रक्चरल जीन का मेन जो फंक्शन है वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम यानी प्रोटीन फॉर्म करता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो कि 3 डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। यानी जेड जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन सा एंजाइम है प्रोटीन फॉर्म करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। और बीटा जो ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है, डाइसैकेराइड जो लैक्टोज है इसको मोनोमेरिक सिंगल यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज एंड ग्लैक्टो, जिनका नाम है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, है ना, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो स्ट्रक्चरल जीन जेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर्म बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम, और बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो एंजाइम है वो रेस्पॉन्सिबल है जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। यानी ये मोनोमेरिक है और ये डाइसैकेराइड है, ये सिंगल यूनिट है, लैक्टोज को डाइसैकेराइड कहते हैं और ये मोनोमेरिक है। अनदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बाई है, ये किसको फॉर्म करता है, परमीएज। इसका फंक्शन क्या है परमीएज का मेन फंक्शन है ये परमेबिलिटी, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है हमें, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑफ लैक्टोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कौन सा एंजाइम, परमीलेज। नेक्स्ट है ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, ए स्ट्रक्चरल जीन ट्रांस एसिटिलेज, ये ट्रांस एसिटिलेशन का काम करता है ड्यूरिंग लैक्टोज। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए जिनके अलग अलग फंक्शन हो गए। प्रश्न यहीं से बनता है, इस बात का ध्यान रहे, सीधा क्वेश्चन वो यहीं से बनाता है स्ट्रक्चरल जीन से कि ड्यूरिंग लैक ऑपरेंट मॉडल है, ये यूं कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक नेचर की रहती है। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जेड फॉर्म बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम, स्ट्रक्चरल जीन बाई फॉर्म परमीएज एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल जीन ए फॉर्म ट्रांस एसिटिलेज। और देन इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद, यानी जब ये लैक एमआरएनए बनेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो गया, और जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो स्ट्रक्चरल जीन में पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा वो कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन किस प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। सेकेंड स्टेप, इनके फंक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का होता है। परमीएज के बारे में भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑफ लैक्टोज।
ये थ्री एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए वेरी नेसेसरी। कोई एक एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को प्रोसीड कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये थ्री एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को प्रोसीड करने में। तो इट मींस इसका मेन जो फंक्शन है वो भी हमें पता होना चाहिए। बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का, क्योंकि लैक्टोज डाइसैकेराइड है और इसको मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर जिनको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कहा जाता है, इन मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर इनको ब्रेक डाउन करता है। सेकंड परमिएलेज है ना, इसके नाम से पता चल रहा है हमें, परमिलेज और ट्रांस एसिटिलेज दोनों के नाम से इनके फंक्शन जुड़े हुए हैं। परमिएज एंजाइम परमेबिलिटी को बढ़ाता है लैक्टोज की को, और ये ट्रांस एसिटिलेज का फंक्शन करता है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है जिनके प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा, और फिर वो प्रोडक्ट क्या वर्क करते हैं उनके बारे में हमने देखा। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ एब्सेंस था आपका इंड्यूसर, इसलिए या तो कोई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हुआ। इट मींस यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी प्रोटीन फॉर्म नहीं हुए, क्योंकि रिप्रेसर है वो एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि रिप्रेसर को इनएक्टिव करने का काम लैक्टोज करता है और मीडियम में लैक्टोज नहीं है। तो ये क्या हुआ है, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, जिससे ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो मीडियम है उसमें रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाने के लिए हमने इंड्यूसर के रूप में किसको डाल दिया, लैक्टोज को डाल दिया। लैक्टोज जैसे हमने मीडियम में डाला तो हमारी इन्वेंट्री जो जीन है, रेगुलेटरी जीन है, उसका काम तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही बनी, मीडियम में कौन था, लैक्टोज। अभी लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो गया और इसको इनएक्टिव फॉर्म में ला, यानी इसको इनएक्टिव बना दिया लैक्टोज ने। ये बाइंड हो गया और ये क्या हुआ है, इनएक्टिव। इसको सीधे सिंपली मैं डिनोट कर देता हूं, ये लैक्टोज इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। यानी अब ये जो इंड्यूसर रिप्रेसर है ना, लैक्टोज ने या इंड्यूस करने का काम किया है, अब क्रिया को प्रोसीड करने का काम किया है, इसलिए इसको इंड्यूसर या पॉजिटिव भी कहा जाता है। लैक्टोज इसके साथ बाइंड हो गया, जिससे ये रिप्रेसर अब ये ऑपरेटर पर नहीं जाएगा। ऑपरेटर पर नहीं जाएगा तो सिंपल ये जो प्रमोटर है इससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज जब इससे बाइंड हो जाएगा देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी Z/A। ये जो सिस्ट्रॉन्स जीन है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। इट मींस ये लेक एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, देन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन की लेक एमआरएनए। ये 3 अलग अलग जीन है जो कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स का फंक्शन अभी हमने डिस्कशन किया। तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो दोनों हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तब क्या होगा, और जब इंड्यूसर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। तो इंड्यूसर यानी लैक्टोज जब हमारे मीडियम में एब्सेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस स्टॉप, यानी दोनों प्रोसेस नहीं होंगी। एंड देन प्रेजेंट इन द लैक्टोज इन द मीडियम। जब मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये बनने वाले जो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है रिप्रेसर, उसके साथ बाइंड हो जाएगा लैक्टोज और उसको इनएक्टिव बना देगा, और इनएक्टिव बनाने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और लेक एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा। लेक एमआरएनए बनने के बाद बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा था लेक ऑपरेंट मॉडल है, और तो ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं है। मेनली यहाँ से जो प्रश्न आता है, एक 3 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, तो वो कंप्लीट लेक ऑपरेंट मॉडल पूछेगा, जिसको जैकब मोनर ने 1961 के अंदर प्रपोज किया था। बट यहाँ से 1 नंबर, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा सीधा 1 नंबर में तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है ऑपेरॉन की। तो ऑपेरॉन क्या है, ये द ग्रुप है जीन्स का। कौन कौन से, आप जैसे ये चित्र ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा। रेगुलेटरी, ये आर से डिनोट नहीं किया हमने, आई से, क्योंकि ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, ये रिप्रेसर नेचर का प्रोटीन बना रहा है, इनहिबिटर नेचर का बना रहा है। तो रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, इनका ग्रुप क्या कहलाता है, ऑपेरॉन कहलाता है।
और लैक ऑपेरॉन है वो कैसा है, इंड्यूसिबल है, यानी कि मीडियम के अंदर जब प्रेजेंट होता है तब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो एट फर्स्ट तो हमें ऑपेरॉन के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑपेरॉन क्या है, ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, जीन्स का ग्रुप है। देन हमें वन बाय वन फिर उन जीन्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमने देखा था ये रेगुलेटरी जीन के बारे में हमने पढ़ा था, ये रिप्रेसर प्रोसीड करती है, रिप्रेसर फॉर्मेशन करती है। प्रोमोटर के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, बहुत शानदार ट्रिक बताई थी मैंने पीपी वाली। ऑपरेटर इसके साथ कौन बाइंड होता है ये पता होना चाहिए आपको खास तौर पर। ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड होता है, और जब ये बाइंड हो जाएगा जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। देन जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके प्रोडक्ट और फंक्शंस, 2 नंबर का बहुत शानदार प्रश्न बनता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है और क्या उनका फंक्शन है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो प्रोकैरियोट्स है, इकोलाई है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो A by Z है। ये 3 अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन है उनको फॉर्मेशन करती है, जिनका नाम बीटा ग्लैक्टोसिडेज है, परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज है। महत्वपूर्ण फंक्शन बीटा ग्लैक्टोसिडेज का, ये तीनों एंजाइम मिलकर के ही लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करते हैं। बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोसिडेज में। परमीएज ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ट्रांस एसिटिलेज ये ट्रांस एसिटिलेज का काम करता है। तो यहां से हमने 1 by 1 इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। यही आपके लैक ऑपेरॉन एक ही मॉडल है आपकी बुक्स के अंदर। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसका ये है कि आप लोगों को इसका चित्र याद रखना है, सीधे सीधे इसके फिगर से प्रश्न आ जाता है। इसको हम स्विच ऑफ बोलेंगे और इसको स्विच ऑन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन बाइंड हो रहा है, ये स्विच ऑफ है ना, यहाँ पर ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये स्विच ऑन, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज अनुपस्थित है, इसलिए ये चित्र जो है हमारा स्विच ऑफ का है और ये स्विच ऑन का है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो रहा है। ध्यान रहे ये लैक एमआरएनए बन रहा है इन जीन से, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर ये लैक एमआरएनए क्या बना रहा है, फाइनली एंजाइम प्रोटीन बना रहा है, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स है इसलिए 2 स्टेप्स नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये 2 लेवल है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर 4 लेवल्स पढ़े थे। यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली हमने ये 2 लेवल्स पर ही इसको जीन रेगुलेशन को स्टडी किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जीन रेगुलेशन का, लैक ऑपेरॉन अक्सर पूछा जाता है। 1-2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, कंप्लीट तो आता ही है बट इसके अंदर से भी बहुत प्रश्न आते हैं, कहीं ना कहीं से इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी की जो इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो टॉपिक्स थे उनका ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका रिजल्ट है फाइनली। क्योंकि जीन रेगुलेशन के अंदर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और उस प्रोटीन का फॉर्मेशन जीन से किस प्रकार से होता है वो हमने इस मॉडल के अंदर डिस्कशन किया। तो बच्चों सभी का धन्यवाद। ये अपना जीन रेगुलेशन था। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लास्ट टॉपिक है इसका, जिसको हम डिस्कशन कर लेंगे।